नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। हालांकि कल के कमेंट में और परसों के कमेंट में भी हमारे कुछ सुधी श्रोताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि साहब आप हालिया घटना जो बताते हैं, हम भी इंटरनेट पर देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, वो घटना हमें पहले से पता होती है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं उस दौर की घटनाएं अपराध की बताया करता था तब इस तरह की टिप्पणियां आती थी कि साहब बंद करिए उस दौर को, वर्तमान की कहानियां बताइए, वर्तमान के क्राइम बताइए, नॉट कहानियां। तो बहरहाल अगर ऐसी बात है और सब लोग इससे सहमत हैं कि सभी लोग इन घटनाओं के बारे में पहले से जान रहे हैं, तो मैं फिर उसी दौर की घटनाएं, इम्पॉर्टेंट घटनाएं फिर से आपके सामने ले आया हूं। फिलहाल आज की जो घटना है वो हालिया ही है और जनपद है इसका संत कबीर नगर, थाना है मेहदावल, गांव है करमैनी और प्रदेश है उत्तर प्रदेश। करमैनी गांव के चंद्रभान के बीच वाले लड़के, जिसका नाम किशन उर्फ कृष्णा था, वो 6 अप्रैल 2022 को शाम को अपने घर के सामने खेलते हुए गायब हो गया। वो 3 भाई बहन थे। ये बीच वाला था कृष्णा, उम्र थी 8 साल। तीनों भाई एक साथ खेल रहे थे। 2 खाना खाने के लिए 7 बजे के आसपास अपनी दादी के पास चले गए और तीसरा गायब हो गया। दादी जब बाहर निकली उसको खाने के लिए बुलाने को, तो वो नहीं मिला। पिता चंद्रभान उसको ढूंढते रहे। मां गुड्डी उसको गांव में ढूंढने लगी। जब काफी देर हो गई और रात के करीब 1 बज गए और कृष्णा का कोई पता नहीं लगा, तो चंद्रभान के पिता धूपचंद, क्योंकि चंद्रभान, उनकी पत्नी गुड्डी, गांव के तमाम और लोग और परिजन, ये गांव के अलग अलग घरों में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं किसी बच्चे के साथ खेलते खेलते घर में रुक गया हो। इसीलिए चंद्रभान के पिता धूपचंद मेहदावल थाने पहुंचे रात के करीब 1 या 1:30 बजे। वहां जो मुंशी या जो नाइट अफसर थे उनको बताया कि इस तरह से उनके बेटे का बेटा कृष्णा 8 साल का, वो घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गया। उन लोगों ने बताया कि जाकर ढूंढो, बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा, कहीं गिर गया होगा, आप लोग जाके ढूंढिए। बहरहाल धूपचंद बहुत परेशान थे, रोए गाए और उन्होंने उस गुमशुदगी की दरखास्त वहां पर दे दी। थाना स्टाफ या थाने पर मौजूद जो लोग भी थे, उन्होंने गुमशुदगी की वो तहरीर ले तो ली, लेकिन ये कहा कि मैं सुबह गुमशुदगी लिख के उसकी कॉपी आपको दूंगा। रात में आप लोग जाकर ढूंढिए, सुबह आइएगा तो मैं आपकी मुलाकात एसओ से, थाना अध्यक्ष से कराऊंगा। जैसे टालने वाली बात होती है कि अरे भाई जाके देखो, बड़ी जल्दी थाने पर आ गए, छोटा बच्चा है, खेल रहा होगा, जाकर देखो किसी दोस्त के साथ घर में खाना खा के सो गया होगा, इस तरह की बातें। और जब आदमी जिद करता है कि नहीं साहब, इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, बोले सुबह आना, रात हो गई है, सुबह आना और ढूंढ लो, मैं मुलाकात करा दूंगा। अगले दिन गांव के काफी लोग थाने पर पहुंच गए। साथ में चंद्रभान यानी गुमशुदा बच्चे का पिता और धूपचंद वो भी थे। उन्होंने ये बताया कि साहब जल्दी कोई कार्रवाई करिए, हमें पूरी आशंका है कि हमारे बच्चे का अपहरण हुआ है। लेकिन आप जानते हैं पुलिस तो पुलिस, उसने कहा नहीं नहीं आप ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे, और उसने गुमशुदगी लिख ली। भीड़ को देखा और ये देखा कि हो सकता है बाद में कुछ और निकले, एक परेशानी में पड़ेंगे, लिहाजा उस दिन यानी 7 अप्रैल को गुमशुदगी लिख ली गई। 2-3 दिन तक फिर गांव वालों ने, परिवार वालों ने वेट किया कि अब शायद पुलिस आएगी इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन जब पुलिस अपनी जगह से नहीं हिली तो फिर परिवार के लोग गांव वालों को लेकर संत कबीर नगर
जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ से मिलने गए। नए ऑफिसर हैं, यंग ऑफिसर है और अच्छा काम करने की इसकी रेपुटेशन है। डॉक्टर कौस्तुभ को उन्होंने पूरी बात बताई कि साहब इस तरह से 6 तारीख की रात में हम थाने पर गए थे गुमशुदगी लिखवाने के लिए, लेकिन गुमशुदगी हमारी अगले दिन लिखी गई। बच्चे का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। हमें पूरा अंदेशा है कि कोई दुर्घटना हुई है, क्योंकि पुलिस भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है। डॉक्टर कौस्तुभ ने उन लोगों के सामने ही, जो थानाध्यक्ष थे जयवर्धन और सीओ थे अम्बरीश भदौरिया, दोनों को फोन किया और उनसे पूछा कि इस प्रकरण में आप लोगों की क्या जानकारी है। और जैसे होता है, पुलिस अपने किस्से कहानी से बाज नहीं आती। एसओ ने भी कोई किस्सा बताया कि हाँ साहब मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, इससे पूछा उससे पूछा, दुनिया के किस्से बता देते हैं। बहरहाल डॉक्टर कौस्तुभ ने यानी पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ने उन परिजनों और गांव वालों के सामने ही दोनों से कहा, टाइम बहुत हो गया है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस संजीदगी से तलाश करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि स्पष्ट आरोप लोग लगा रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है और बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होगी तो ये पुलिस की लापरवाही की वजह से होगी। लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करिए, तेज कार्रवाई करिए, और किसी की आवश्यकता हो फोर्स की हमसे लीजिए, क्राइम ब्रांच की आवश्यकता है मैं भेज दूंगा, लेकिन बरामदगी जल्द से जल्द सुनिश्चित करिए। इतनी डांट डपट के बाद जब एसपी डांटता है तो फिर थोड़ा सा करंट लगता है पुलिस की वर्किंग में। डांट डपट के बाद थानाध्यक्ष भी और थाने की थोड़ी पुलिस भी गांव में आई। इनसे पूछा उनसे पूछा, घंटे 2 घंटे व्यतीत किया और फिर निकल गई कि ठीक है हम भी देख रहे हैं और आप भी देखिए। जब इस बीच में थोड़ा पुलिस का मूवमेंट हुआ, गांव के लोग दबाव बनाने के लिए अधिकारियों से मिलने जाने लगे, तभी 12 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति ने कृष्णा यानी गुमशुदा बच्चे के पिता चंद्रभान को एक फोन किया। चंद्रभान ने फोन रिसीव किया। शुरुआती जो सावधानियों की बात होती है, कहाँ हो, भीड़ में तो नहीं हो, अलग होके बात करो, कोई सुन तो नहीं रहा है, बहरहाल ऐसा जैसे कि कोई बहुत विशेष बात है, और ये बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में तुम्हें एक जानकारी देना चाहता हूं। उसने शुरुआत ही की कि तुम्हारे बच्चे को मैंने कौशलेंद्र उर्फ लंगड़ा के माध्यम से उठवाया है, किसी व्यक्ति के कहने पर। लंगड़ा ही उसको उठाकर लाया है। तय ये हुआ था कि वो उठाकर लाएगा और हम 15 लाख रुपए फिरौती के उससे वसूल कर लेंगे, जिसमें से 10 लाख वो जिस व्यक्ति ने उठवाया है वो लेगा और 5 लाख लंगड़े को दिया जाएगा। चंद्रभान ने कहा कि मेरी बात करा दीजिए। उसने कहा देखो मैं बच्चे को लिए घूम नहीं सकता, वो एक महिला के साथ है, महिला के साथ ही वो घर में रह रहा है कहीं और उसी के साथ घूम फिर रहा है, इसलिए मैं नहीं आपको उससे बात नहीं करा सकता। चंद्रभान रोया गिड़गिड़ाया कि साहब आप 10 लाख 15 लाख की बात कर रहे हैं, आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तो उसने कहा कि लंगड़े ने, कौशलेंद्र उर्फ लंगड़े ने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरी आज शाम को फ्लाइट है, मैं देश छोड़कर जा रहा हूं, लौट कर आऊंगा तो मैं लंगड़े को उसकी गद्दारी के लिए उसको अच्छी सजा दूंगा। बार बार वो रोता गिड़गिड़ाता रहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, जिसको कहिए उसको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। लेकिन उस पर कोई रिएक्शन या कोई जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। इस तरह की जब कोई बात होती है गुमशुदगी की या अपहरण की, तो अमूमन पुलिस सबको ये इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अपना रिकॉर्डर ऑन रखिएगा। आजकल लगभग सारे मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डर लगे होते हैं
और चाइनीज़ में तो उसका स्पेशल बटन होता है। जितने भी चाइनीज़ मोबाइल हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर ऑन रहता है और जितने लोग भी बात करते हैं वो जाकर एक फोल्डर में सेव हो जाता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर वो थाने पर गया। थानाध्यक्ष को बताया कि साहब देखिए इस तरह से हमारे पास कॉल आई है। थानाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने कई बार उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना। सुनने के बाद उसने कहा कि ये कौन है लंगड़ा, कौशलेंद्र उर्फ लंगड़ा जिसकी बात हो रही है। तो उसने कहा कि साहब ये हमारे गांव का ही है। एक आदमी का और जो वो जिक्र कर रहा था, इस पर कौशलेंद्र ने कहा कि ये बढ़िया ठाठर गांव का रहने वाला दीपक साहनी है। ये दोनों हमारे परिवार से अदावत रखते हैं और जिसने भी ये बताया है हमें भी पूरा यकीन हो रहा है कि इन्हीं दोनों ने ऐसा किया होगा। बात बात में उसने ये भी बताया कि जल्दी करो वरना ये एक गेहूं के खेत में लड़के को मार के उसमें गाड़ देंगे। इतना सुनते ही जब चंद्रभान रोया तभी उसने फोन काट दिया। पुलिस ने फौरन एक तहरीर ली चंद्रभान से कि आपकी गुमशुदगी लिखी हुई है और इस फोन से, इस कॉल रिकॉर्डिंग से ऐसा लगता है कि बच्चे का अपहरण फिरौती के लिए किया गया है। चंद्रभान ने फौरन एक तहरीर दी जिसमें उसने कौशलेंद्र उर्फ लंगड़ा और दीपक साहनी इन दोनों को नामजद किया। धारा 364 यानी अपहरण की सेक्शंस में एक मुकदमा लिख दिया गया। पुलिस ने फौरन इन दोनों को उठा लिया। दोनों अपने अपने घर पर मिल गए, कौशलेंद्र उर्फ लंगड़ा और दीपक साहनी। अब आप समझ सकते हैं कि जब नामजद मुलजिम हो, एक ऑडियो कॉल हो जिसमें सारी बातें बताई गई हों, तो सबके दिमाग में यही था कि बस बच्चा इन्हीं के पास है, इन्हीं से बरामद करना है। पुलिस की भाषा में ये कहते हैं, जब बहुत कोशिश की जाए कोई नहीं बताता तो कहते हैं कि साहब इसके पेट में है, निकल नहीं रहा है। और फिर पुलिस दावे से कहती है कि पेट से निकलवाना हम जानते हैं। और इसी दावे के कारण अलग अलग टीमें अलग अलग श्रेणियों की विशिष्ट पूछताछ उससे करती रहीं। 12 की रात जिस दिन कॉल आई थी उस दिन ये दोनों थाने पर आकर जमा किए गए थे, लंगड़ा और दीपक। पूरी रात उनसे पूछताछ हुई। सत्य बोलक यंत्र भी इस्तेमाल किया गया। फिर 13 अप्रैल 2022 को पूरा दिन उनसे पूछताछ हुई। फिर पूरी रात 13 की उनसे पूछताछ होती रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बस एक बात कहते रहे कि साहब चंद्रभान के परिवार से हमारे परिवार की अदावत है, ये जानबूझकर फर्जी हमारा नाम लेकर हमें फंसाना चाहते हैं। हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, हम गांव के ही रहने वाले हैं। कैसे किसी बच्चे के साथ हम ऐसा कर सकते हैं और कहाँ ले जाकर रखेंगे, वो हमको पहचानेगा, कल को हम फिर फंसेंगे। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस तो पुलिस के साथ पेट से निकलवाना हम जानते हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम चल ही रहा था और 14 तारीख की सवेरे तक वो दोनों कुछ भी बोलने की हालत में भी नहीं थे। इसी बीच में सुबह करीब 9 बजे गांव से, जो गांव मैंने आपको बताया करमैनी गांव से, एक फोन आया। उन्होंने ये बताया कि चंद्रभान के घर से करीबन 800 मीटर दूर गेहूं के खेत में, खेत की कटाई करते करते जब मजदूर बीच खेत में पहुंचे तो वहां गेहूं के पौधे सब दबे हुए थे। थोड़ी सी जगह में कोई गेहूं का पौधा नहीं था और ऐसा लगता था कि अगल बगल की मिट्टी उसके ऊपर डाली गई है। सामान्य समतल जमीन से थोड़ा ऊंची मिट्टी थी। गेहूं काटने वाले जो लोग हैं उनको ये थोड़ा अजीब सा लगा, अनयूजुअल लगा। उन्होंने फौरन उस मिट्टी को हटाना शुरू किया। हंसिया से जनरली ये काटा जाता है, कहीं कहीं मजदूर काटते हैं और कहीं कहीं आजकल
काटने वाली ऑटोमेटिक मशीनें भी लगाई जाती हैं। लेकिन मजदूरों ने उस मिट्टी को हटाया। जैसे ही थोड़ी मिट्टी हटाई, एक भीषण दुर्गंध का भभका उनके कान में, उनकी नाक में आया। मजदूर सब घबरा गए, फिर भी उन्होंने नाक में अपने अंगोछे को बांध के धीरे धीरे उस मिट्टी को हटाया। 4-5 इंच मिट्टी हटाने के बाद ही उन्हें नीचे एक लाश के कई टुकड़े दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि शरीर के कई टुकड़े करके उनको नीचे से ऊपर तक लगाया गया ताकि वो कम जगह ले। ज़्यादा जगह में अगर वो ज़्यादा जगह साफ करके गाड़ा जाएगा तो जिसका खेत है वो दूर से देख लेगा कि हमारे खेत में इतनी जगह खाली है, क्यों खाली है, बीच में क्यों खाली है, वो जांच पड़ताल करेगा। इसलिए गांव के लोग थे, इनको सब पता था। थोड़ी सी जगह में उसके हाथ, पैर, धड़, सिर अलग अलग करके उसकी स्टैकिंग की गई थी। पुलिस फौरन भाग कर आ गई। पुलिस को फौरन अंदाज लग गया, क्योंकि काटने वालों ने बताया कि किसी छोटे बच्चे का शव लग रहा है। हालांकि बुरी तरह सड़ गया है, पहचानने की कतई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए भी पहचानने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में ये दबाया गया है। पूरा गांव टूट पड़ा। चंद्रभानु, उनका परिवार भी पहुंच गया। उन्हीं टुकड़ों के बीच में उसकी पैंट शर्ट भी पड़ी हुई थी। पैंट और शर्ट को देखकर चंद्रभान ने तुरंत पहचान लिया कि यह कृष्णा की लाश है। एक बार जब, चूंकि एसपी से भी ये लोग मिल चुके थे, सीओ से भी मिल चुके थे, एडिशनल एसपी से भी मिल चुके थे, इसलिए जैसे ही डॉक्टर कौस्तुभ को ये पता लगा कि एक बॉडी मिली है और उसकी पहचान उसी गुमशुदा बच्चे की गई है, सारे लोग मौके पर आ गए। एसपी भी आए, एडिशनल एसपी भी आए, सीओ और इंस्पेक्टर सभी लोग पहुंच गए। डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक टीम आई और क्राइम ब्रांच पूरी की पूरी वहां पहुंच गई। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने रोष व्यक्त किया था एसपी के यहाँ जाकर, उससे लग रहा था कि पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसकी वो शिकायत करने गए थे, कहीं उसी को लेकर सामान्य कानून व्यवस्था में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। सारे लोग वहां पहुंच गए। फिलहाल बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे, उनको इकट्ठा करके सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पूरा गांव जब इकट्ठा था और सीनियर अफसर आ रहे थे तो लोगों ने इस बात की शिकायत की कि साहब देखिए, हम लोग चिल्लाते रह गए, अगर पुलिस सक्रिय होती तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। खैर, एसपी ने उनको आश्वासन दिया कि अगर इसमें किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने पर जाकर पूरे प्रोसेस, जब से वो गुमशुदगी के लिए थाने पर आए थे और आज तक, यानी उस दिन तक 14 अप्रैल 2022 तक जब ये लाश मिली थी, तब की सारी बात सुनी गई। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। शव के बहुत ज्यादा टुकड़े थे, लेकिन फिर भी एक चीज समझ में आई कि उसको गला दबाकर मारा गया, बाद में शरीर के टुकड़े किए गए। और जो शव यानी मृत्यु का जो समय था वो 6 से 7 दिन, 7 से 8 दिन ये दिया हुआ था। यानी 6 को बच्चा गायब हुआ था और 8 दिन यानी 14 अप्रैल ही होता है। यानी जिस दिन वो गायब हुआ था संभवतः उसी दिन हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ड्यूरेशन ऑफ बॉडी है, कब की बॉडी है या कब उसकी मृत्यु हुई है, उससे ये अंदाज लगाया गया कि अंदाज ये है कि लगभग उसी दिन इसकी हत्या कर दी गई। अब ये प्रश्न उठा कि फिर 12 अप्रैल को जिसने फोन किया और ये बताया कि बच्चे को महिला लेकर टहल रही है और ये बताया कि फला आदमी ने उठाया है और ये बताया कि इतना पैसा देना है और ये बताया कि मैं तो फ्लाइट से बाहर जा रहा हूं, आखिर वो सब क्या था? वो अकेली लीड थी जो इस अपहरण के बारे में पुलिस को कहीं पहुंचा सकती थी। बहरहाल
उस ऑडियो कॉल को देखना शुरू किया गया। सीडीआर निकाली गई, जिस नंबर से ये कॉल आई थी उसका कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म यानी कैफ निकाला गया। वो व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला था। उसे उठाया गया, लाया गया, पूछा गया। उसने कहा, साहब आज से करीब 20 दिन पहले मेरा मोबाइल या तो कहीं गिर गया था या किसी ने चोरी कर लिया था। इसकी प्रॉपर सूचना मैंने अपने थाने पर दी थी। पुलिस ने वेरीफाई किया, ये बिल्कुल सही बात थी कि उसने अपने मोबाइल के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। फिर उस नंबर को, जिस सेट पर वो चला था, IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, उस IMI जो 15 अंकों का होता है उसको रन कराया गया। तो उस सेट पर, जिस सेट से ये बात, ये किस्सा कहानी अपहृत के बाप को सुनाई गई थी, चंद्रभान को, उस पर 2 और सिम पहले चल चुके थे। दोनों सिम के कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए, फिर उसकी लोकेशन निकाली गई। तो ये पता लगा कि ये दोनों सिम को इस्तेमाल करने वाला एक ही आदमी है। और फिर उस आदमी को उठाया गया तो ये पता लगा कि वो महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र के सिमरा डांडी का रहने वाला दयानंद है। दयानंद भी थाने पर आ गए। दयानंद पहले इधर उधर के किस्से कहानी में पुलिस को टहलाते रहे। इस बीच उसका जो मोबाइल फोन पुलिस ने उसके पास से बरामद किया, उसमें भी सारी कॉल रिकॉर्डिंग स्टोर्ड थी। उसको एक एक करके प्ले करना शुरू किया। एसओ ने, जयवर्धन सिंह ने उसको चूंकि कई बार सुना था जब चंद्रभान उस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर आए थे, और दयानंद के मोबाइल में स्टोर्ड सारी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने पर उन्हें कोई शंका नहीं रह गई कि ये वही व्यक्ति है जिसने ये बताया था कि तुम्हारे लड़के को फलाने उठाया है, ढिकाने ने उठाया है, इतने पैसे में तय हुआ है, मैं जा रहा हूं बाहर। कतई इसमें कोई उनको शंका नहीं रह गई। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर थी, उनसे भी उन्होंने इसको सुनने के लिए कहा। सुनते ही सबने कहा कि सेम आदमी है। फिर दयानंद को दोनों कॉल सुनाई गई। कॉल सुनते ही वो समझ गया कि अब शामत आ गई। थोड़ी सी खातिरदारी हुई, अच्छी वाली। थोड़ी देर बाद उसने सब बता दिया। उसने बताया कि उपेंद्र साहनी जो करसैनी गांव का ही है, उपेंद्र साहनी जो करमैनी गांव का ही है, उसके कहने पर मैंने ये कॉल चंद्रभान को की थी। चोरी का ये मोबाइल मुझे मिला था, उसको रखा हुआ था मैंने चार्ज करके, उससे ये कॉल मैंने की थी। क्योंकि उपेंद्र ने कहा मुझसे कि वहां आसपास गेहूं के खेतों की कटाई शुरू हो गई है, 2-4 दिन में ही उस खेत की भी कटाई शुरू हो जाएगी, गेहूं की। और जहां वो गाड़ा गया है, जब मजदूर वहां तक पहुंचेंगे या मशीन वहां तक पहुंचेगी तो जरूर किसी न किसी को शक होगा, और अगर पता लग गया तो पुलिस फिर तेजी से ढूंढना शुरू करेगी। उसके पहले ही पुलिस को भटका दिया जाए। और लंगड़े से इनकी अदावट थी पहले की कि लंगड़ा, कौशलेंद्र उर्फ लंगड़ा का नाम अगर ले लेंगे तो पुलिस उसको पकड़ लाएगी। उसको कुछ पता नहीं है इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं, पुलिस पीटेगी और फिर कोई नहीं मिलेगा तो उसे हत्या के इस जुर्म में, अपहरण और हत्या के जुर्म में जेल भेज देगी। सारी बात जब उपेंद्र साहनी ने बताई तो मुझे भी ऐसा लगा कि पुलिस को इस समय भटकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कटाई के समय खेत में डेड बॉडी मिल गई तो फिर पुलिस हर हाल में हम लोगों तक पहुंच जाएगी। दूसरा उसने बताया कि ये लोग अधिकारियों के यहां भीड़ लेकर जा रहे हैं। पुलिस भी बार बार अब गांव में आ रही है तो पुलिस दबाव बनाएगी। इसके पहले पुलिस को कोई रास्ता बता दीजिए। अब सोचिए अपराधियों का दिमाग
कहां से कहां चलता है। फिर उसकी अच्छी खातिरदारी, वो भी आ गया, उपेंद्र साहनी भी, दोनों की अच्छी खातिरदारी हुई। तो ये पता लगा कि दयानंद और उपेंद्र साहनी दोनों ही डीजे में एक साथ काम करते हैं और डीजे बजाने का काम करते हैं। दोनों बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। उसने ये बताया कि साहब, चंद्रभान और उसके पिता ये दोनों ही मिलकर हमारे परिवार को बदनाम कर रहे थे गांव में। हम इससे बहुत आहत थे। हमको हर हाल में इसका बदला लेना था, चंद्रभान और धूपचंद। इसलिए हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया। उपेंद्र के कहने पर दयानंद ने कहा कि हम दोस्त हैं, हम भी इसमें शामिल रहेंगे। घटना वाले दिन 6 अप्रैल को दयानंद करमैनी के बंधे पर खड़ा रहा। मैं 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा था चंद्रभान के घर का। 6 तारीख को जब मैं इसके दरवाजे पर पहुंचा, मैं हर बार चॉकलेट और बिस्कुट अपने साथ ले जाता था और कृष्णा ही भाग कर आता था, उसको मुझको देखते ही भाग कर आ जाता था। उस दिन मैंने उसे चॉकलेट और बिस्किट दिखाया और कहा कि हम यहां नहीं देंगे, तुम्हारे भाई निकल आएंगे, अगर वो भी मांगेंगे, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं। और वो पीछे पीछे बंधे तक पहुंच गया। दयानंद, उपेंद्र साहनी बच्चे को लेकर दयानंद के पास पहुंच गया। दोनों ने सागौन के बगीचे के पास गेहूं के खेत में उसको ले गए और उपेंद्र साहनी ने ही बच्चे का गला और मुंह दबाकर मार डाला। फिर गेहूं के खेत में बीच में उसको रखकर वहां से घर भाग गए कि ऐसा न हो कोई देखने सुनने वाला आ जाए और फिर जांच पड़ताल शुरू कर दे। ये बात है शाम को 7 से 8 के बीच में। दयानंद भी उपेंद्र साहनी के घर पर आ गया। दोनों फिर रात में 12 साढ़े 12 बजे चाकू और धारदार हथियार लेकर फिर पहुंचे। पहले यह तय हुआ कि इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के पूरी की पूरी बॉडी को यहीं दबा दिया जाए। लेकिन फिर ये दिमाग में आया कि बहुत जगह घेरेगा और इतनी जगह गेहूं का खाली स्थान देखकर दूर से दिखाई पड़ता है, मालिक या कोई न कोई देखने जरूर आएगा। इसलिए बहुत थोड़े सी जगह पर हाथ से और उस जो तेज हथियार ले गए थे उससे पहले गड्ढा खोदा और फिर बॉडी को टुकड़े टुकड़े काट कर एक के ऊपर एक पार्ट को रख के उसी थोड़ी सी जगह में, बहुत ज्यादा नहीं, 6-8 इंच ही उसे दबा दे। बहुत ऊंचा करते तो भी काटने वालों को शंका हो जाती। दिमाग पूरा लगाया और वैसे ही करके वहां से भाग गए। चूंकि वो गांव में ही, उपेंद्र साहनी गांव का ही रहने वाला था, वो बराबर गतिविधियों पे नजर रख रहा था। उसने ये देखा कि ये बार बार भाग के पुलिस के यहाँ जा रहे हैं, कभी एसपी के यहाँ, कभी सीओ के यहाँ, कभी थाने पे, कभी कुछ वहाँ जो आसपास पॉलिटिकल लोग हैं, जो जात बिरादरी के नेता हैं, उनके पास भी ये जा रहे हैं। पुलिस भी 1-2 बार अब ज्यादा चक्कर लगा रही है। दूसरा, उसने देखा कि आसपास के गेहूं के खेत कटने शुरू हो गए हैं। इनका अंदाजा था कि ये 10 दिन बाद खेत कटेंगे, तब तक बॉडी अपने आप सड़ के खत्म हो जाएगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ा पहले ही गेहूं की कटाई शुरू हो गई। उपेंद्र ने दयानंद से कहा कि पुलिस को ये बताओ कि लंगड़े ने ऐसा ऐसा किया है और ये बताओ कि वो अभी जिंदा है, बात 15 लाख पर तय हुई है। तब पुलिस उसको पकड़ेगी, पीटेगी, मारेगी, जानने का प्रयास करेगी और तब तक हमारा काम हो चुका होगा। तभी चोरी के उस जो पड़ा हुआ मिला था, चोरी का नहीं, पड़ा हुआ मिला जो मोबाइल था, उससे उसने कॉल की और इस कॉल के होने दूसरे फोन पे लगा के कॉल की अपने, उस फोन से नहीं किया जो फोन उसको पड़ा मिला था। उसके बाद सिम को पत्थर से बुरी तरह से कूच कर, तोड़कर पास के किसी तालाब में फेंक दिया था।
इस तरह से पुलिस ने दोनों को, दयानंद और उपेंद्र साहनी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस जिस तरह से वहां तक पहुंची असली आरोपियों की तरफ तक, और जिस तरह से दो निरपराध लोगों को, जिन्हें नामजद कराया था अपहृत के पिता ने, उनको सजा दिलाने से या उनको गलत फंसाने से पुलिस ने ही बचाया। इसके लिए आईजी जोन बस्ती ने 50,000 रुपए का इनाम डॉक्टर कौस्तुभ और उनकी टीम को दिया था। श्री राजेश मोदक आईजी बस्ती हैं, उन्होंने 50,000 रुपए का इनाम दिया था। आज की घटना, बहुत छोटी सी बात जिसे हम झगड़ा भी नहीं कह सकते, रगड़ा है ये। उस बात को लेकर 8 साल के मासूम की बर्बर हत्या की गई। समझ में नहीं आता कि इतने छोटे बच्चे की हत्या करने में जरा सा भी हिचक नहीं हुई, और दिमाग ऐसा चलाया कि अगर हफ्ते 10 दिन तक डेड बॉडी न मिलती तो 2 निर्दोष जेल चले जाते, या दूसरा ऑप्शन ये कि गेहूं की खेत के बजाय सागौन के उस जंगल में अगर इन्होंने डेड बॉडी को गाड़ा होता तो भी शायद वो 2 निर्दोष जेल चले जाते। ऐसी चक्रव्यूह, ऐसी रचना, ऐसा दिमाग, अपराधी का दिमाग कितना चलता है कि कभी कभी घर वाले भी और कभी कभी पुलिस भी, क्योंकि घर वालों को लगा कि जिसने बताया बिल्कुल सही बताया, ये हो सकते हैं, हमसे अदावत रखते हैं, फौरन उन्होंने एफआईआर में नामजद करा दिया। और पुलिस ऐसा उलझी उस नामजद होने के चक्कर में कि उनकी लाके अच्छी खातिरदारी करती रही। अगर वो बॉडी न मिली होती तो पुलिस के पास अब वो बोलने लायक भी नहीं रह गए थे। पुलिस यही कहती कि साहब इन्हीं लोगों ने किया है और जेल भेज देती। इस घटना से सबक यही है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, अपराधी ने कितनी भी प्लानिंग की हो, अपराधी ने कितना भी फूल प्रूफ प्रोग्राम बनाया हो, लेकिन अगर पुलिस अपने पर आ जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे तो अपराधी बच नहीं सकता। पता नहीं जो लोग ये अपराध करते हैं उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती। कम से कम इस पहलू को भी सोचना चाहिए कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि हमने इतनी चालाकी से काम किया है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। इसलिए अपने मन में, अपने दिमाग में किसी बदले की भावना अगर कहीं पर घर कर गई हो तो अपराध के रास्ते से उस बदला लेने की बात कभी विचार में भी न लाएं। बहुत ढेर सारी अपराध की ऐसी घटनाएं मैंने बताई हैं जिसमें बहुत ही फूल प्रूफ प्लान करने के बाद भी अपराधी बच नहीं सके। और खासकर अब जब मोबाइल, सीसीटीवी, इंटरनेट, जीपीआरएस ये सब पुलिस की सहायता करते हैं और पुलिस अपने पर आ जाए तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। हमें आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।